गुड मॉर्निंग। हाँ इसे छोड़ो। तो क्वेश्चंस बना रहे हो थोड़े बहुत आप? चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज हमारा ऑलमोस्ट मैक्सिमम डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाए ताकि घर जाके आप कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व कर पाओ मॉड्यूल से, है ना। ठीक। तो आज जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि एडजॉइंट वाला टॉपिक जो कल छूटा हुआ था उसे हम कंप्लीट कर लें। और लास्ट में क्या करेंगे, जैसे लास्ट में इंटीग्रेशन वाले में मैंने आपको कहा था कि इसको कल डिस्कस करते हैं, वो इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें बस एक बेसिक सा कंसेप्ट है उसको। तो आज हमारा मेन मोटिव है, और शायद एक दो क्वेश्चंस भी दिए हुए थे आपको, ठीक है। उस पर थोड़ा और काम करो क्योंकि मुझे पता है कि आपने ज़्यादा सोचा नहीं होगा, है ना। दो क्वेश्चन दिए थे ना आपको। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दो क्वेश्चन आराम से सोचा, कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट से दिए हैं क्वेश्चंस पे, 5 मिनट से दिए हैं। देखो, अच्छा आ जाओ। ऐसे लापरवाही से नहीं चलेगा भाई काम, ठीक है। टुडे टारगेट टारगेट जो हम कर लेंगे कंप्लीट वही होगा, ठीक है। तो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना चाहिए, कैसे कैसे कर सकते हैं? रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, रो बाय कॉलम और कॉलम बाय रो। क्लियर है? 4 तरीके हैं मतलब करने के। मगर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स में आपके पास एक सिंगल पैटर्न है। पहली बात तो हमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मैट्रिक्स को हमने जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया था कि A इक्वल टू ए आई जे स्मॉल में और M मल्टीप्लाई N लिखा था, ऐसा लिखा था। A जो कैपिटल लेटर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मैट्रिक्स को। स्मॉल लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट को। और M क्रॉस N किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर को। इस ऑर्डर में जो फर्स्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या बताएगा आपको? नंबर ऑफ रोज बताएगा, ठीक है, नंबर ऑफ रोज बताएगा। और सेकंड क्या बताएगा? नंबर ऑफ कॉलम बताएगा। चलिए ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ये बता रहा है, ठीक। अब क्या है कि जब मैं कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा, बात समझ में आई? ठीक है, तो एक बेसिक रूल बनाया गया है यहाँ पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। और वो बेसिक रूल क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप रो बाय कॉलम ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहां पे एक बेसिक रूल क्या है कि यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे? रो बाय। इसके अलावा दूसरा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल यहां पे, उसके बावजूद भी आप करते हो तो आप गलत हो, ठीक है। कौन सा रूल है? रो बाय कॉलम। यानी कि पहले का जो रो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। क्लियरिटी है? ठीक है। मान लीजिए कि इस रो में 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, और अगर यहां पे कॉलम में 2 ही एलिमेंट होते, बात समझ में आई? अब मुझे रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करना है तो इस नंबर को तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे किससे मल्टीप्लाई करूं? वहां तो है ही नहीं कुछ, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, हम अपने से नहीं ले लेंगे, ठीक है। अगर आप देखो समझना क्या है, जैसे आपने रो मल्टीप्लाई कॉलम बोला तो यहां रो में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने एलिमेंट आए? 3 एलिमेंट। तो ये 3 एलिमेंट है, तो ये 3 एलिमेंट मुझे किसके बारे में बता रहे हैं? नंबर ऑफ रो या कॉलम? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना जरूर है, मगर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? अगर n एलिमेंट है तो ये किसको बता रहे हैं कि मेरे पास कितने कॉलम है? n कॉलम है। यानी कि n एलिमेंट को मैं n एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। अब n एलिमेंट होने किस में चाहिए? ये क्या है? ये रो है या कॉलम है? तो अभी कितने रो है मेरे पास?
अगर 3 एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो क्या यहाँ पे 3 रोज होने चाहिए थे, तब जाके मैं मल्टीप्लाई कर सकता था। तो आप ये देखो कि ये जो टर्म आप देख रहे हो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, वो भी किसमें, सेकंड मैट्रिक्स में। क्लियरिटी है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। बात समझ में आई? यानी कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर मैंने लिखा है m क्रॉस n, एक दूसरा मैट्रिक्स लिया है इसका ऑर्डर मैंने लिखा है n मल्टीप्लाई ऑफ p। क्लियर है? तो जब मैं a और b मल्टीप्लाई करूंगा, यानी देखो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो इस केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्यों पॉसिबल होगा? क्योंकि पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। दिख रहा है क्या? पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाले का किसके इक्वल है? हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पॉसिबल if number of column of first matrix is equal to number of rows of second matrix। क्या यहां तक का समझ में आया? ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर ए बी की जगह पे मैं b मल्टीप्लाई ए ऐसा भी तो लिख सकता हूं। भाई ए बी मैट्रिक्स है तो बी ए भी तो मैट्रिक्स है, तो b और a को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आप ये देखो जो b है यहां पे जब आप b देख रहे हो तो b का ऑर्डर क्या हो गया, n क्रॉस p, a का ऑर्डर क्या हो गया, m n। अब ये बताओ कि ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम, है कि नहीं, और ये क्या है, नंबर ऑफ रोज। क्या P M के इक्वल है? ठीक है। इसका मतलब क्या है कि B A इज नॉट एग्जिस्ट, या नॉट पॉसिबल भी कह सकते हो। यहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ B A इज नॉट पॉसिबल बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ A B इज पॉसिबल। जैसे न्यूमेरिकल नंबर में आपने देखा है कि 2 मल्टीप्लाई 3 भी पॉसिबल है और 3 मल्टीप्लाई 2 भी पॉसिबल है, ऐसा यहां पे नहीं लगता। ठीक है। मैट्रिक्स में पॉसिबिलिटी है कि अगर ए बी एग्जिस्ट करता है, अगर वो डिफाइन है, तो आप बी ए भी डिफाइन कर दो, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि बी ए डिफाइन ना हो। बात समझ में आई? तो ए बी डिफाइन, आप देखो ऐसा कब होगा, कब कब ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि जब दोनों डिफाइन ना हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर ए रेक्टेंगुलर, देखो यहां पे आने वाला रोज और कॉलम अगर डिफरेंट है, रोज और कॉलम कैसे हो गए, डिफरेंट। अब जैसे मैं b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं कि भाई यहां पे नंबर ऑफ कॉलम जितने उतने नंबर ऑफ रोज हो जाए, तो यहां पे अगर 3 आ जाए तो अब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो गए। क्लियरिटी है? नंबर ऑफ कॉलम सेम हो गए, इसका मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मान लीजिए कि अगर यहां पे 1 आ जाता, कितना आ जाता, 1 आ जाता। अब इसका जस्ट रिवर्स करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1, और a में क्या आएगा, 1 क्रॉस 3। बात समझ में? इस केस में ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों एग्जिस्ट करेगा। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इन बोथ द केसेस। कब होगा कि अगर एक में m क्रॉस n है तो दूसरे में n क्रॉस m हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आपको दिखता है, जैसे पहले में 1 मल्टीप्लाई 3 या दूसरे में 2 मल्टीप्लाई 3 या कुछ और हो गया, इसका मतलब एक तो एग्जिस्ट कर सकता है मगर दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये पहला केस है जहां पे एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड केस क्या होगा, मान लो कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तब तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दोनों सेम हो जाएंगे। क्लियरिटी है? फिर इसमें एक चीज क्या समझ में आया कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा तभी जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऐसा भी नहीं कि मैंने बोल दिया कि 2 स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। सर आपने बोला है तो एक 2 क्रॉस 2 का ले लूं, एक 3 क्रॉस 3 का लो, तो वहां पे पॉसिबल
नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में पहले तो हमने ये देखा कि पॉसिबिलिटीज क्या है कि कब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आप करोगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में मैंने क्या बताया कि रोज बाय कैसे करेंगे, कॉलम करेंगे। रोज बाय कैसे करने वाले हैं, कॉलम करने वाले। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास में यहां पे ए बी ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मान लीजिए कि यहां पे एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A31, A22, A23, A32, A33। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 और B33। ठीक है बेटा, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या आने वाला है। ठीक है, तो A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31, इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कौन सा एलिमेंट देगा, ये कौन सा एलिमेंट देगा, सेकेंड एलिमेंट देगा क्या यहाँ पे, A22। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 और B32। क्लियर है क्या? ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अभी हम आगे के जितने भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो लिख सकते हैं क्या? क्या ये बात समझ में आई कि कैसे मल्टीप्लाई करना है? रो को किससे करना है, पहले वाले का रो ही लोगे और सेकेंड वाले का कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट के लिए उन्होंने डिफाइन कर दिया कि ऐसे करेंगे आगे। तो जितने भी रूल रेगुलेशंस बनाए गए वो उसके अकॉर्डिंगली बनाए गए। न्यूमेरिकल देखो, अरेंजमेंट अलग चीज है। अब आपको बोल दिया गया कि भाई जितने भी इधर के रोज है इसमें अगर बॉयज बैठ जाए इसमें गर्ल्स, तो ये अरेंजमेंट बोल दिया गया। अब अगर ऐसा बोल दिया गया तो वो फिक्स हो गया। ठीक है, अब अगर आप चेंज अरेंजमेंट में अगर कोई चेंज करते हो तो क्या है कि आगे की चीज आने वाली जो प्रॉपर्टीज है वो गलत हो जाएगी। हाँ बोलो। ट्रांसपोज पॉसिबल है, रो कॉलम को इंटरचेंज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बस एक ही तरीके से करोगे, बस यहां पे कंस्ट्रेंट दे दिया। दोनों पे कर सकते हो, आगे आएगा। क्लियर है यहां तक का, समझ में आया? ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं किसी भी, जैसे अगर थर्ड रो को लेता हूं यहां से फर्स्ट लू, तो ये कौन सा एलिमेंट देने वाला है, A31, यानी कि A31 मल्टीप्लाई B11, फिर क्या आएगा A32 और B21 प्लस A33 और B31। क्लियरिटी है? तो क्या मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया कैसे करेंगे? चलिए ठीक है, अभी जो बचे हुए टर्म्स है उससे आप फिल कर लो, तो एक दो कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ऐसे फिल कर लेंगे क्या हम? चलिए ठीक है। अब क्या है कि जो आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया है, मान लो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या है कि ऑर्डर यहाँ पे जैसे एक ए मैट्रिक्स है जो 2 × 3 ऐसे है, बी है ये 3 × 5 दिया है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे मैट्रिक्स बनाने वाले हो तो वो कितने बाई कितने का होगा? 3 × 3 होगा, कंफर्म? ये इसलिए ज़रूरी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, क्लियरिटी है। मगर जब आप फाइनली यहाँ पे सॉल्व करके या मल्टीप्लाई करके जब सी लिखोगे तो सी का जो ऑर्डर होगा वो आएगा 2 × 5। कितना आएगा? 2 × 5। सही है। कैसे? मैं एक दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे दो आपके पास कॉलम लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लूँ, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हो कि रोज़ इसको मैं क्या लिखूँगा? 2 × 2। इसे क्या लिखूँगा? नंबर ऑफ 2 है और कॉलम 3 है, ऐसा है कि नहीं? क्लियर है ये चीज़? ठीक है। तो आप ये देखो कि इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि 2 × 2 है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ठीक है। मगर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये फर्स्ट टर्म देगा A11। क्या दे देगा? ये देगा कि नहीं? ठीक है, पहले लिख लेते हैं इसे, A11 दे दिया, क्लियर है। जब ये सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा, देखो सेकेंड, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, तो ये क्या दे देगा? A12। जब ये फर्स्ट रो थर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या दे देगा? A13 देगा कि नहीं? सही है। फिर अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या दे देगा? ये A21। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो A23। क्लियर है बेटा? इसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम है? 3 है। तो क्या इसका जब आप ऑर्डर लिखोगे तो वो 2 × 3 हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। तो इस तरह से आप डिसाइड करोगे कि नंबर ऑफ रोज या कॉलम, यानी कि जब आप किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो फर्स्ट और लास्ट डिसाइड करेगा कि सामने वाले जो रिजल्टेंट आपके पास मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे एक और चीज़ देखो, मान लो कि अगर मेरे पास A 1 × 3 है और B 3 × 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे? देखो क्या आया? 1 क्रॉस, एक ही एलिमेंट होगा। कितने एलिमेंट होने वाले? चलिए देखते हैं। इसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम है? तो ABC 3, देखो एक रोज और कॉलम कितने हो गए? 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरह से 1 2 3 कितने रोज? और देखो क्या है? 3 × 1, यानी 3 रोज और कॉलम कितने? एक ही। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 3 है और ये 3 × 1 है, तो एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई जब भी होता है तो एक एलिमेंट देता है। तो आप देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? A × 1 प्लस B × 2 प्लस 3 × C, यानी C × 3। तो ये पूरा मिला के कितना एलिमेंट बन जाएगा? एक सिंगल एलिमेंट। तो एक सिंगल एलिमेंट आया तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 रो 1 कॉलम। क्लियरिटी है? समझ में आ गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा तो उसमें फाइनल जो आने वाला मैट्रिक्स है उसका जब ऑर्डर आप डिसाइड करोगे तो वो कौन होगा? फर्स्ट और लास्ट। और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं उससे वो कैसे डिसाइड करेंगे? जब आप क्या देख रहे हो? फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड वाले का नंबर ऑफ रोज। क्लियरिटी है? समझ में आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? किसी को डाउट है? नहीं है? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, लिखना है लिख लो। हाँ 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 हाँ।
ये अलग है, मतलब मैंने इससे ये बताया कि जो फाइनली मैट्रिक्स आएगा उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 और आप इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, तो जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे फाइनली क्या बन जाएगा, 2 और 3 आएगा ना। वो तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि फर्स्ट को लेना और लास्ट को लेना है, तो अगर यहाँ पे 2 और 5 आता यानी 2 और बढ़ जाते कॉलम, तो यहाँ पे 5 तक का आता। फर्स्ट और लास्ट लेना है, उससे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, क्लियरिटी है यहाँ तक का। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम समझ चुके हैं, कब पॉसिबल है ये समझ चुके हैं। ठीक है, और फाइनली क्या रिजल्टेंट आने वाला है मैट्रिक्स वो भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे इसका यूज करेंगे हम, क्योंकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में दो बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम आगे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। हम जानते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास में यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया, मैट्रिक्स दिया है और ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है और इन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया, बात समझ में आ गई। तो जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे ए बी सी डी और इस तरह से लास्ट वाला टर्म मान लीजिए एफ तक का ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, आपके पास में इतने मैट्रिक्स हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट का ओवरऑल वैल्यू जो आने वाला है वो किसके इक्वल होगा कि आप सेपरेटली जितने भी मैट्रिक्स हैं उसका आप डिटर्मिनेंट ले लो और वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो। हाँ है ना बेटा, क्लियरिटी है, ठीक है, सही है ना। अब क्या है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ आने वाला टर्म मैट्रिक्स होना चाहिए, बस मैट्रिक्स होना चाहिए। अब अलग अलग नाम के आप मैट्रिक्स से देख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा हुआ कि मेरे पास में ए एक मैट्रिक्स है और उसके साथ में जैसे अभी आपने कल एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स देखा था, तो ये दो मैट्रिक्स हैं। ये क्या है, दो मैट्रिक्स। तो जब दो मैट्रिक्स हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा हो जाएगा। अगर ए कोई मैट्रिक्स है और को फैक्टर एक कोई मैट्रिक्स है, या मैंने ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ले रखा है, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स लिया और एक कोई दूसरा मैट्रिक्स ले रखा है जिसका सी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ को फैक्टर का ट्रांसपोज। क्लियरिटी है, ऐसा। यानी कि कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई दो मैट्रिक्स आए, तीन मैट्रिक्स आए, चार मैट्रिक्स आए, तो अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप सेपरेटली सबका डिटर्मिनेंट निकाल लो और मल्टीप्लाई कर लो। क्लियरिटी है, ठीक है, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी यह है कि अगर आपने ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, जैसे यहां पे ए बी सी डी इस तरह से मल्टीप्लाई किया, तो ए कितनी बार मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। तो अगर ए n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए कितने टाइम्स, n टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, और यहाँ क्या बन गया, a की पावर n। हाँ है ना, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर m कहीं पे दिया है तो आप डिटर्मिनेंट a निकाल सकते हो और उसकी पावर क्या ले सकते हो, m ले सकते हो। क्लियरिटी है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या देखी है कि अगर आपके पास में एक कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट दोनों क्या रहता है, सेम रहता है कि नहीं। चलिए ठीक है। अब आप अलग अलग चीजें आप देखोगे, मान लो कि अगर अब यहाँ पे पावर में कुछ भी आए, जैसे मान लो मैंने -1 कर दिया, कितना कर लिया, -1 भी कर लिया, तो आप आगे ये देखोगे कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, a टू द पावर -1 के। क्लियर है, ठीक हो जाएगा। अब आगे देख लेंगे कैसे होगा, मगर a ट्रांसपोज और a दोनों इक्वल होते हैं ये हम जानते हैं, है कि नहीं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज लिया और ये लिया, आप यहाँ ट्रांसपोज भी ले लोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि मैं क्या जानता हूँ कि अगर इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम इन ए डिटर्मिनेंट देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। तो अगर आपने a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिया या डिटर्मिनेंट ऑफ a लेके भी ट्रांसपोज कर दिया तभी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ऐसा कर देना
या आप देखो क्योंकि इसमें आपने ट्रांसपोज किया है, यहां पे आप ट्रांसपोज कर देना, ये आप करते रहो मगर ये कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा। अब ये कंसेप्चुअली रॉन्ग कैसे होगा? कोई बता सकता है कि ये कंसेप्चुअली रॉन्ग कैसे होगा? हाँ, यहां पे डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट ए जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना। तो ये तो बस एक नंबर है, तो अगर 2 की पावर t लिख दोगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? मगर यहाँ पे ये क्या था? एक मैट्रिक्स था, उसमें रोज भी होंगे, उसमें कॉलम भी होंगे, तो उसको इंटरचेंज करना पॉसिबल है। तो ऐसे नहीं लिख के इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे ही रहने देंगे। क्लियरिटी है? मगर यहाँ पे क्या है कि a की पावर -1 करना, ठीक है, ये रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है। मगर जब आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पे भी दोनों अलग अलग चीजें, इसको बोलेंगे हम इनवर्स ऑफ a, और इसे बोलेंगे हम रेसिप्रोकल ऑफ। जैसे 2 की पावर -1 होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं? ठीक है, मगर यहां पे अंदर आने वाला जो a -1 है, इसका मतलब ऐसा नहीं है, वो क्या उसका इनवर्स है। क्लियरिटी है? ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए, जो आगे के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने बेसिक, कि अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट दे रखे हैं या कोई दो मैट्रिक्स दे रखे हैं तो उसका डिटर्मिनेंट लेने का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ सेपरेट लेके प्रोडक्ट कर लो। ठीक है, इसी के साथ में दूसरी प्रॉपर्टी a की पावर n या m हो जाए, उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n। अब इसका फायदा कहाँ पे होता है वो भी बताता हूँ। मान लीजिए आपको एक डिटर्मिनेंट बना के दे दिया, कोई भी आपको 2 क्रॉस 2 का एक डिटर्मिनेंट दे दिया जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 आ रहा है, मान लीजिए। ठीक है, अब मेरे से क्या कहेगा कि इफ a इक्वल टू, मान लो अगर आपके पास a b c d इस तरह से दे दिया है, सही है, और मेरे से कहा कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 2, सही है, और फिर a की पावर 2024 कर दिया और कहा कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखा दो, तो a स्क्वायर का मतलब है a और a को कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 2 बार मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे अभी हम। तो इसी तरह से इसका मतलब क्या है कि a मैट्रिक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 2024 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब मैं इतनी बार मल्टीप्लाई थोड़ी करते रहूंगा, है कि नहीं? तो यहां पे क्या दिया है? ये वाला वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2024। तो ये आप शॉर्टकट यूज करोगे यहां बेसिक। क्लियरिटी है? चलिए ठीक है, आगे भी मिलेगा, 3 क्रॉस 3 में भी मिल सकता है, तो ऐसा नहीं कि मैं बार बार मल्टीप्लाई करूं। सही है ना? ठीक है, यहां पे एक और टर्म, अगर a क्यूब कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? a इज मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स। क्लियर है? ठीक है, तो a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो उसे हम a क्यूब बोलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अब मैं देखो, मैं अब ब्लैंक इसलिए स्लाइड यूज कर रहा हूँ कि मेरे साथ पैरेलली कुछ कुछ चीजें आप लिखते भी जाया करो, समझा देता हूँ तो। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे शायद नोट नहीं करते हैं यहाँ पे। हाँ, m कोई भी रियल नंबर नहीं, जनरली इंटीग्रल आप लेते हो 0.1 0.2 ऐसे नहीं लोगे, है ना? यहाँ पे इनका कहना है कि m क्या होगा? m बिलोंग्स टू z कह सकते हो, इंटीजर टाइप का, है ना? पॉजिटिव इंटीजर वो भी, क्योंकि आप इंटीग्रल टाइम से मल्टीप्लाई करोगे। हो गया यहाँ तक का? चलिए ठीक है। हाँ, a की पावर -1, a की पावर -1, यहाँ पे ये एक डिनोशन है, रिप्रेजेंटेशन है, किसके लिए? इनवर्स ऑफ a के लिए। ठीक है, जनरली मेरे दिमाग में क्या रहता है कि a की पावर -1 जहाँ पे भी होगा इसका मतलब क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ a। ठीक है, मगर अब यहाँ पे हम इनवर्स वर्ड यूज कर रहे हैं, इनवर्स आप अलग से डिफाइन करोगे तो a इनवर्स आएगा f की पावर -1, इस तरह से जहाँ भी आता है, इसका मतलब वो क्या नहीं है? रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है,
मगर हाँ डिटर्मिनेंट आप जब ले लोगे तो आप ये देखोगे कि a टू द पावर -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर -1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये आगे हम प्रूव करते हुए चलेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस का। ठीक है, एडजॉइंट के बारे में बेसिक डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा बेटा? हाँ, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्सेस। ठीक है, अब अगर मेरे पास मैंने एडजॉइंट और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, ए डी जे ऑफ ए, इस तरह से रिप्रेजेंट किया था हमने ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स को। अब आप ये देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूं और ए मैट्रिक्स की बात करता हूं, ठीक है, मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो मुझे ये बताओ कि कोफैक्टर जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? याद करो। n क्रॉस n ही रहेगा। कंफर्म? नहीं। एक बात बताओ, ए कोई मैट्रिक्स था, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लेते हैं। ठीक है, ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है? 3 बाई 3 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसका जब आप एलिमेंट लोगे, ये जो एलिमेंट है ना, ठीक है, इस एलिमेंट का यहां से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन गया? कोफैक्टर या माइनर? माइनर बन गया। ये इस एलिमेंट का बना कि नहीं? चलो ठीक है, तो यहां पे C11 आएगा, C12 आएगा, C13 आएगा, C21 आया, C31 आया और यहाँ पे C33 आ गया। अरे ये तो वही आ गया, यानी कि सेम है। सेम है क्या? चलो ठीक है। अब आप देखना है कि यह आगे परेशान करेगा आपको, यानी ऑर्डर ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज सेम एज क्या? ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अपने को ये समझ में आ गया कि ऑर्डर सेम होने वाला है। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपने लिखा, तो इस एडजॉइंट ऑफ ए को हम कैसे लिखते हैं? सी ऑफ ट्रांसपोज। किससे लिखते हैं? सी ऑफ ट्रांसपोज से। फिर हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका हमें एडजॉइंट निकालना है ना, तो इसमें हमने क्या देखा था कि अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट है, तो इसका एडजॉइंट जब आप निकालोगे तो एडजॉइंट निकालने में हमने क्या किया था? डी ए आया था क्या? यानी यहाँ पे क्या हुआ है? इंटरचेंज द एलिमेंट है ना, इसमें क्या इंटरचेंज हुए हैं? एलिमेंट। और सी और बी ऐसे ही रहेगा क्या? और यहाँ पे कैसा साइन आ जाएगा? तो इस वाले में क्या हुआ है? साइन चेंज हो गया है। क्लियरिटी है? अगर ऐसा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए मिला। अब जब हम बात करते हैं 3 क्रॉस 3 का, तो कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर मेरे पास 3 क्रॉस 3 का क्या दे रखा है? मैट्रिक्स से दिया हुआ है ना। क्या दिया है? 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स से दे रखा है। जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, इस तरह से ले लेते हैं। ये 3 क्रॉस 3 का है। अब मुझे क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो मैंने क्या कहा था कि ये क्या होगा? कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा, और इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जो शॉर्टकट आपके पास नहीं है वो किसके लिए है? बोर्ड के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, जेई के लिए हमारे पास अभी भी कुछ है। सही है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? देखो, आपको अगर एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली लिखना है, अच्छी तरह से देखना है क्या करना है
क्योंकि इस एलिमेंट का ये जो है इसका कोफैक्टर जब आप लिखोगे तो वो यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब एडजॉइंट ऑफ ए लिखना शुरू करते हो तो यहां पे आने वाला पहला एलिमेंट ये आता है, ठीक है। अब कैसे जाना है, यहां से इधर जाओगे और फिर रोटेट करके यहां से इधर जाके फिर यहीं पे आना है, ठीक है। समझना क्या किया, ई आया, इसके बाद एफ आएगा, फिर एफ से कहाँ गया डी, फिर क्या आया, फिर से ई आ गया। क्लियरिटी है, समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, ऐसे जाना नहीं आ रहा है। ई से एफ गए, एफ से फिर से कहाँ आए डी, फिर डी से कहाँ आए, तो ई से एफ जाना है, एफ से डी आना है, डी से ई आना है, ई से एफ गए, एफ से डी गए, डी से, बस अभी आया नहीं आया, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखो, फिर यहां से आओ, पहले एच आई जी और एच, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला टर्म क्या है, यानी यहां पे भी ऐसे जाना है, यहां से ऊपर जाके फिर यहां आना है, यानी जी आ चुका है, ई आ चुका है, एच आ चुका है, अब क्या आएगा बी वाला टर्म, तो बी आया, सी आया, ए आया, फिर क्या आया बी आया। क्लियरिटी है क्या, ठीक है। अब इसके बाद फिर से कौन सा आ जाएगा, ई एफ डी ई। क्लियरिटी है। अभी ये जो आपने मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, अब जो बनाओगे वो एडजॉइंट ऑफ ए देगा, सही है। क्या करना है देखो, इस वाले टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट देगा, ये क्या देगा फर्स्ट एलिमेंट, सही है। देखना, यानी कि आप देखो कि इसके लिए जब मैं इस वाले A11 के लिए कोफैक्टर का C11 एलिमेंट लिखता तो E I F और H होता, क्या आपको E I F H ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है। तो ये जो देगा यहां पे जो ये टर्म है ये क्या देने वाला है, C11 एलिमेंट देने वाला है, ठीक है। फिर ये वाला जो टर्म है ये आपको सेकेंड एलिमेंट देगा C12, ये जो एलिमेंट है ये क्या देगा C13। क्लियरिटी है। फिर यहां पे क्या मिलेगा आपको C21, C22, C23, फिर यहां पे C31 और C32 और यहां पे C33, ऐसे बन गया। हाँ, अब अगर इस ये आपको निकालने का तरीका शॉर्टकट थोड़ा टफ लग रहा है तो पुराना वाला तरीका बेस्ट है। हाँ हाँ, माइनस साइन इंक्लूडेड हो जाएगा इसमें, ये बनाया, हाँ अलग से नहीं लेना, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ पे 1 3 5 7 2 1 और 0 2 और 1 ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या बनाना है, पहले मैं डायरेक्टली बनाता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट बनाने में क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलना। पहले आप ये देखो इसको कैसे बना रहे हैं, पहले क्या लूँगा 2 आएगा क्या, तो 2 आया, फिर क्या आया 1, फिर क्या आया, फिर क्या आया 2 आया, फिर यहाँ पे 2, फिर 1, फिर ठीक है, फिर 3, फिर 5 1 3, लास्ट में यहाँ पे बोलो 2 1 7 2। क्लियर है बेटा, ये हो गया, ठीक है। अब जो फर्स्ट एलिमेंट मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा बताओ, 2 मल्टीप्लाइड, देखो 2 माइनस 2 कितना आया 0 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 0 माइनस 7, यहाँ पे कितना आ गया 14 आया ना, 14 आएगा ना बेटा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 10 माइनस 3 7, यहाँ 1 माइनस 0 1, यहाँ पे कितना आएगा 0 माइनस 2, ठीक है। यहाँ कितना आने वाला है 3 माइनस 10 कितना आ गया
-7। यहाँ कितना आ गया 35 - 1 34। यहाँ कितना आ गया आपका 2 - 21 कितना आ गया -19। क्लियरिटी है क्या? इतना टाइम लगा हमें? पहले मेरे साथ चलो तो और देखो क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है। अब देखते हैं कि दूसरे तरीके से अब हम निकालते तो C11 कितना आता है इसके लिए 0 आता है क्या? C12 इस वाले एलिमेंट के लिए देखो तो 7 और C12 मतलब माइनस है तो -7 आया ना। C13 14 ठीक है। C12 अच्छा C21 ये कैंसिल तो 3 - 10 और माइनस है तो 7। फिर C22 1 आ रहा है ठीक है। C23 कितना आ गया? ये कैंसिल -2 आ गया ठीक है। C31 1 - 10 और ये तो प्लस है तो -7। C32 कितना आएगा 1 हाँ यानी कि आपका माइनस भी हो गया और ये -34 दे रहा है तो यानी 34 हो गया। C33 कितना आ गया? ये कैंसिल है ना तो 2 - 21 कितना आ गया -19। क्लियरिटी है क्या? ठीक है। अब इस वाले वैल्यूज को हम अगर यहाँ से एक मैट्रिक्स बना लेते हैं तो क्या आने वाला है 0 -7 और 14 ठीक है। और बताओ फिर 7 1 -2 फिर -7 34 और -19 ठीक है। रो और कॉलम इंटरचेंज कर दें क्या? हाँ है ना। ये तो क्या आ गया आपका को फैक्टर मैट्रिक्स आ गया C ऑफ ट्रांसपोज सॉरी अभी हाँ C आया है। अभी क्या है यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A अगर निकालना है तो C का क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज करना पड़ेगा। हाँ है ना। चलिए ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये और ये सेम एग्जैक्टली सेम आ गया। माइनस लेने की जरूरत है क्या? यानी कि ये वाला टर्म आपको क्या दे रहा है को फैक्टर मैट्रिक्स दे रहा है क्या दे रहा है ये को फैक्टर मैट्रिक्स ठीक है। तो यानी कि को फैक्टर आ गया तो हमें ट्रांसपोज करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। चेंज कर दो है ना। मतलब एडजॉइंट नहीं दिया। एडजॉइंट इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो को फैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दोनों का सेम आएगा। क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए है क्या ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर और ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अच्छा ठीक है। तो ये जो हमारे पास मेथड है इस मेथड से हमने देखा क्या कि फाइनली जो मेरे पास इन शॉर्ट में वैल्यू आ रहा है वो क्या दे देगा मुझे डायरेक्टली को फैक्टर मैट्रिक्स क्या दे देगा को फैक्टर। यानी कि रो और कॉलम को हमें क्या करना पड़ेंगे इंटरचेंज करने पड़ेंगे। हाँ या ना। दोनों सेम है यानी हमारे पास शॉर्टकट है बना सकते हैं हम। क्लियरिटी है। चलिए ठीक है। मेथड समझ में आ गया कैसे करना है ठीक। अब मुझे ये समझ में आ गया कि को फैक्टर कैसे निकाला जाएगा। 3x3 का एडजॉइंट भी आ चुका है। नेक्स्ट हमें बात करना है कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम जान चुके हैं। ये क्या है 2x2 का एक मैट्रिक्स है। किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला मेरे से एडजॉइंट ऑफ 3a² और कितना क्या है 12a ठीक है। इसमें बेसिक क्योंकि प्लस किया है तो मैं बेसिक आपको एडिशन बता देता हूं कि एडिशन कैसे किया जाएगा। एडिशन ऑन मैट्रिक्स अगर आप एडिशन करते हो ABCD एलिमेंट है तो यहाँ पे अगर मान लो A11 A12 A21 और A22 है ठीक है। तो जब हम मैट्रिक्स में एडिशन कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज एडिड विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। बात समझ में आई। जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर दो। यानी A11 के साथ ही ऐड हो सकता है A12 A12 के साथ ही ऐड हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप एडिशन करोगे तो जो इसका ऑर्डर होगा पहले वाले मैट्रिक्स का वही ऑर्डर किसका होना चाहिए तभी एडिशन पॉसिबल नहीं तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर कहीं पे A प्लस B किया है तो इसका मतलब क्या है ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B इज सेम है कि नहीं।
दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेम। यानी कि अगर पहले वाले का जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस बी है, फर्स्ट वाले का ऑर्डर 1 क्रॉस n है और सेकेंड वाले का ऑर्डर यहाँ पे m क्रॉस 2 है, तो क्या मैं बता सकता हूँ ऑर्डर क्या है दोनों का? हाँ या ना? नहीं बता सकता। ये m किसके इक्वल होना चाहिए और ये n किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर तो दोनों का सेम है। हाँ या ना? क्लियरिटी है? ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ क्या किया गया है, सबसे पहले 3a स्क्वायर लिखा है। 3a स्क्वायर का मतलब क्या है? a को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 2 बार। तो 3 टाइम्स ऑफ आपके पास में, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें इशू भी नहीं है कि भाई मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टर्म दे रखा है मेरे पास? 2 -3 -4 और 1। यहाँ भी कितना? 2 -3 -4 और 1। बताओगे कितना आएगा बेटा? रो को कैसे मल्टीप्लाई करें? कॉलम से। 2 × 2 4 और ये कितना हो गया? +12। 4 + 12 18। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम 2 × -3 -6 और -3। अच्छा सॉरी कितना आया? 16। यहाँ से कितना आएगा? -6 और -3 कितना हो गया? -9। क्लियरिटी है? ठीक है, फिर इसे मल्टीप्लाई करो। -4 और 2 -8 और -4 -12 और -4 मल्टीप्लाई ये 12 + 1 कितना हो गया? 13। क्लियरिटी है? सही है। अच्छा ये बताओ कि किसी मैट्रिक्स के आगे से अगर कोई नंबर आता है तो इसका मतलब क्या है? ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 3, ऐसा होना चाहिए था। यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा? हाँ है ना? ठीक है, ये तो आ गया आपका 3a स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर किसके साथ ऐड किया गया है? 12 टाइम्स ऑफ, तो 2 -3 -4 और 1। अब ये 12 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? सभी नंबर से। तो आप ये देखो कि क्या है? 48 प्लस कितना हो गया? 24। 48 + 24 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, तो यहाँ 72 आ गया। चलिए ठीक है, 27 और यहाँ कितना आ गया? -36। तो 27 और 36 कितना हो जाएगा? 63 -63। चलिए ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? -84। बहुत बढ़िया। और यहाँ 39 और 12 कितना आ गया? 51। क्लियरिटी है? इसका मतलब है कि मैंने अभी क्या किया कि ये पूरे टर्म को लिख लिया है। हाँ है ना? और कितने क्रॉस कितने का आपके पास में मैट्रिक्स है? क्या 2 क्रॉस 2 के केस में एडजॉइंट निकालना ज़्यादा इजी है? आपको क्या करना होता है? इन दोनों को और इसमें साइन चेंज कर दें। तो इसका मतलब है जब मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो 51 ऊपर आने वाला है डायगनली और 72 यहाँ आने वाला। जब साइन चेंज कर दोगे तो 84 यहीं रहेगा और 63 यहीं रहेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो सी इज करेक्ट। क्लियरिटी है? ठीक है। हाँ, दो क्वेश्चन और है मगर वो मैं सोच रहा हूं आपको होमवर्क दे दूंगा। अभी 2 क्रॉस 2 के केस में ये समझ में आ गया कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ये PYQ का क्वेश्चन है, देखो अभी रिसेंटली। बेटा कोशिश करो अब धीरे धीरे ना क्लास में ही पूरे नोट्स बनाने की, टीचर टाइम देगा अब आगे। आप कोशिश करो कि जितने नोट्स हैं वो क्लास में ही बना लो ताकि आपको घर पे जाके फिर से वीडियो देख के नोट्स ना बनाना पड़े। ठीक है, वहां पे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो।
एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल है? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, सही है, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा था यहाँ पे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है ना, तो उस केस में क्या है कि ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। ठीक है, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो होमवर्क है। अब कुछ प्रॉपर्टीज आने वाली है एडजॉइंट में। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई ऑफ एन, इसे हम बोलेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कौन सी होती है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। मैग्नीट्यूड 1 का मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड मत लिखो आप, ठीक है, whose वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 1। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कैसे? अगर हमारे पास में 1 0 1 0 0 और यहाँ पे अगर 1 आ जाए तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 1 आएगा। सिमिलरली 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसको आप I2 से रिप्रेजेंट करोगे और इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? I3 से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है? ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आप ये देखो कि जैसे आपने इसके अबाउट में डिटर्मिनेंट निकाला तो एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट रो के अबाउट निकाल लो तो 1 आएगा, फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 0 और तो 2 एलिमेंट क्या है? 0, तो फाइनली ये कितना दे देगा? बात समझ में आ गई? तो ऐसे जितने भी मैट्रिसेस आपको दिखेंगे जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वो क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स हैं? आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, मगर जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वैल्यू हमेशा कितनी आने वाली है? 1 ही आने वाली है। क्लियरिटी है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो ए एडजॉइंट ऑफ ए को किसे? ए से मल्टीप्लाई किया और ये किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ आई ऑफ एन। ये आई ऑफ एन में एन का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये किसके इक्वल होगा? जो ए का ऑर्डर होगा। अच्छा, ये तो हम समझ गए ना कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर सेम होने वाला है, क्योंकि कोफैक्टर का ऑर्डर और ए का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर कैसा है? जब कोफैक्टर का ऑर्डर और ए का ऑर्डर सेम है तो कोफैक्टर ही ट्रांसपोज होके क्या बन गया? एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? ए और एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर क्या आ गया? सेम आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करने में हमें कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं है ना? ठीक है, अब क्या है कि जो ऑर्डर ये देगा, क्योंकि ए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब आप ए मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए यहाँ पे हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हुए चलेंगे। कौन सा लेंगे? स्क्वायर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो ए लिया हुआ है तो जो ऑर्डर ए का होने वाला है वही ऑर्डर एन का भी होगा। सही है? अब कैसे होगा उसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में यहाँ पे ए एक कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, और ए के साथ में इसी का कोफैक्टर ले लेता हूँ। कोफैक्टर लूंगा तो जैसे C11 यहाँ लिखता है, C12 यहाँ लिखता है, C13 यहाँ लिखता है, ऐसा लिखता है ना। मगर जब उसका ट्रांसपोज करूंगा तो C11 यहाँ आएगा, C12 यहाँ आएगा और C13 यहाँ आएगा, C21 C22 और C23, C31 C32 और C33। क्लियरिटी है बेटा? समझ में आया कि अगर मैं कोफैक्टर लेता तो A11 A12 A13 इधर आता, उसका अगर आपने ट्रांसपोज ले लिया तो एडजॉइंट बन जाएगा, तो एडजॉइंट बन जाएगा तो जो रो था वो क्या बन गया? कॉलम बन गया। ये इसलिए क्या किया गया है क्योंकि जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कैसे कर सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? रो बाय कॉलम।
तो जब आप रो बाय कॉलम करोगे तो आपने इसको डिफाइन किया है ना कि इफ वी मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ अ वन रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स देन वी गेट डिटर्मिनेंट, ऐसा पढ़ा है हमने। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास एक मीनिंगफुल आइडेंटिटी आ रही है, मगर जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ तब तो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए ट्रांसपोज लिया गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया गया यहां पे कि a को मल्टीप्लाई किया है एडजॉइंट ऑफ a के साथ में। तो जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ a मिलेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। अब फर्स्ट वाले को जब सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे, ठीक है, यहां पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, और फिर यहां पे यहां पे यहां पे ऐसा। अब आप ये बताओ कि ये एक मैट्रिक्स है, तो अगर मैट्रिक्स से कोई एलिमेंट कॉमन लेना है तो क्या सभी से कॉमन लेना पड़ेगा? तो जब मैं सबसे कॉमन लूंगा तो कॉमन में क्या आएगा, ठीक है, ये जब कॉमन आ गया तो यहां क्या मिला, यहां पे फिर हाँ या ना बेटा, ऐसे मिलेगा। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? अब इसका ऑर्डर किससे डिसाइड होगा कि ए का ऑर्डर क्या है? जो ए का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर किसका होने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। क्लियरिटी है, ठीक है। अब आप ये देखो कि क्या फर्क पड़ता है। मुझे ये पता है कि इफ वी मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ वन रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर देन वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा मैं जानता हूं। अगर ये, क्योंकि ये 3x3 है, देखो क्योंकि यहां पे दोनों लिखा है ए, अगर आपके पास में ए बी और बी ए दोनों दिया हुआ है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए क्रॉस बी 2x2 हो, ये भी 2x2 हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि अगर ए आपने कहा कि सर यहां पे 2x2 ले लेते हैं, बी को 2x2 लिया, तो मैं ये जानता हूं कि फाइनली जब बनेगा ये ए बी बनेगा तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 2x2 होगा। अब यहां पे एक और टर्म आता है, जैसे मैं यहां पे बोलूं कि अगर मैंने A इक्वल टू बी कर दिया, दो मैट्रिक्स को इक्वल कर दिया, क्या कर दिया, तो इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, दो मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब है दो अरेंजमेंट को इक्वल करना। अब दो अरेंजमेंट इक्वल कब हो सकता है, जैसा अरेंजमेंट कल था वैसा ही अरेंजमेंट आज हो, तो कह सकते हैं ना कि अरेंजमेंट सेम है, कहा जा सकता है कि नहीं। अगर ये अरेंजमेंट जैसे आज आप बैठे हो ऐसे ही कल बैठोगे तो मैं कह सकता हूं कि कल जैसे ही बैठे हो आज भी, तो मैंने कल से कंपेयर कर लिया। मगर मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि कल के कंपैरिजन में आज आप ज्यादा ही बैठे हो, मतलब ज्यादा बैठे हो, इसका मतलब कि आज का जो अरेंजमेंट है वो कल के कंपैरिजन में ग्रेटर है या स्मॉलर है, ये वर्ड यूज, मगर सेम का वर्ड यूज किया जा सकता है। सेम कब यूज कर सकते हैं, जब आप सभी जिस पोजीशन पे कल बैठे थे उसी पोजीशन पे आज भी बैठे रहो। बात समझ में आ गई। सेम वही चीज इक्वलिटी में यहां वैलिड है। क्या बोला जाता है कि इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल, एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। यानी क्या है, ये तभी इक्वल हो सकता है जब ए आई जे दूसरे वाले के बी आई जे के इक्वल हो फॉर ऑल आई जे ग्रेटर देन 1 से लेके एन। अगर ये एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसके जो भी एलिमेंट हो गए, यानी A11 इसका A11 के साथ इक्वल, B11 के साथ इक्वल, इसका A12 इसके A12 के साथ इक्वल। ठीक है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी इक्वल, तभी जाके मैं क्या कह सकता हूं, ये से इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। अब बात यह है कि जब मैंने इक्वल बोला तो इसका ऑर्डर क्या होगा, क्या दोनों का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है या सेम होना चाहिए। जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो कल जितने बच्चे यहां बैठे हैं आज भी उतने ही होने चाहिए, तभी तो अरेंजमेंट सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप A इक्वल टू बी लिखते हो इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब A इक्वल टू बी लिखोगे तो इक्वलिटी होल्ड व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी सेम।
ठीक है, तो जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी जाके कह सकते। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो फाइनली आपके पास एक ऑर्डर मिलने वाला है, हाँ या ना। ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि ए का ऑर्डर m क्रॉस n था, बी का ऑर्डर यहाँ पे p क्रॉस q ले लेते हैं, तो जब आप ए बी बनाओगे तो इसका फाइनल ऑर्डर क्या आने वाला है, बोले इसका फाइनल ऑर्डर क्या आएगा, m क्रॉस q ऐसा आएगा। ठीक है, और मैं ये भी जानता हूँ ये मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब n इक्वल टू कितना हो जाए। ठीक है, अब आपने क्या बोला कि b जो p क्रॉस q है और a जो m क्रॉस n है ये भी अगर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि बी ए अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है कि फाइनली क्या आएगा, पी एन। और उसके साथ मैं ये भी जानता हूं कि क्यू और एम कैसा है, इक्वल है। क्लियरिटी है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर क्यू और एम दोनों सेम हो गए, दूसरी बात अब ये देखो, इसके बाद मैं ये भी जानता हूं क्या कि अगर ए बी एम क्रॉस क्यू और बी ए जो पी क्रॉस एन है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर होने का मतलब क्या है, रो किसके इक्वल हो, रो के, कॉलम किसके इक्वल हो, यानी एम किसके इक्वल हो जाए और क्यू किसके इक्वल हो जाए। अभी यहाँ क्यू किसके इक्वल है, तो क्यू और एम ये दोनों अगर सेम हो जाएंगे, इसका मतलब आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए था कि P इक्वल टू क्यू इक्वल टू एम इक्वल टू एन, हाँ या ना। क्लियरिटी है। तो मैंने क्या देखा फाइनली कि नंबर ऑफ रोज जितने होंगे नंबर ऑफ कॉलम भी उतने ही होने चाहिए। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये क्या हो, स्क्वायर मैट्रिसेस हो, जब ये क्या हो। इसका मतलब है कि आगे आने वाली जो मैं एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी बताऊंगा उसमें हम क्या लेके चलेंगे कि ए एक स्क्वायर मैट्रिसेस है। ए क्या एक, अब क्यों है, क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट, एक तो ये कहानी हो गई, दूसरी बात मैं क्या जानता हूं कि डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज डिफाइन इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, किसी दूसरे मैट्रिसेस के केस में डिफाइन नहीं होता। तो जब आप इसको ऐसा लिख रहे हो इसका मतलब क्या है, मैं तो ये जानता हूं कि इसे जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आने वाला है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए तभी डिफाइन है जब स्क्वायर मैट्रिसेस हो। तो ए का जो ऑर्डर है वो कैसा हो सकता है, इस ऑर्डर को आप n क्रॉस n टाइप का, या आप ऐसे लिख सकते हो m क्रॉस m, या आपका डायरेक्टली m भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमने क्या लिया, n लिया है। ये n लिया है, इसका मतलब क्या है कि a का ऑर्डर भी कैसा हो जाएगा, n क्रॉस m। इसीलिए मैंने लिखा कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ ए। क्लियरिटी है, समझ में आ गया यहां तक का। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मिलने वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई। अभी आगे की सारी प्रॉपर्टी इसी पे बेस्ड है, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझना है। क्या दिया है, ए एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए या ए, ये दोनों, और ये किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियरिटी है यहां तक का, चलिए ठीक है, हाँ क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकेंड प्रॉपर्टी में हम क्या देख रहे हैं, मैं ये देख चुका हूं कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन आ जाएगा, हाँ है ना, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि यहां पे जो ये ए है मुझे अभी वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का। मैं किसका वैल्यू निकालना चाहता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू। तो वो कैसे निकालूंगा, तो आप ये देखो कि ऊपर जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन में यहां पे जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हम क्या कर सकते हैं
कि अगर दोनों तरफ मैं डिटर्मिनेंट ले लूं तो क्या a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ऐसा हो जाएगा, ये क्लियर है। और इस तरफ क्या होने वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई ऑफ n। क्या ये बात क्लियर है, सही है यहां तक का। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या a और एडजॉइंट ऑफ a ये दोनों मैट्रिसेस हैं, ये मैट्रिक्स हैं। और जब भी किसी दो मैट्रिक्स का ओवरऑल डिटर्मिनेंट लिया जाता है तो क्या मैं इसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक न्यूमेरिकल नंबर होगा बस, या न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। यहां पे आ जाओ, मेरे पास में अगर कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे मैंने मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया, उसका डिटर्मिनेंट लिया, तो ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता था, क्या आप ये जानते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू k टू द पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अगर इसका ऑर्डर n है, कितना है ऑर्डर, तो इसका मतलब यह है कि ये तो एक नंबर था, जैसे ही ये नंबर बाहर आएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और फिर उसके साथ क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है। तो यहां पे कितना आ गया आपके पास, यहां पे क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। हाँ या ना, क्लियरिटी है, समझ में आया। चलिए ठीक है, अब यहां से ना आपके कुछ दो बेसिक केसेस बनेंगे। एक तो क्या है कि अगर आपका जो a है इसका ऑर्डर 2 हो जाए, ऑर्डर क्या हो जाए a का 2 क्रॉस 2, इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, अगर n का वैल्यू 2 है तो एडजॉइंट ऑफ a ये किसके इक्वल होगा, ऐसा होगा कि नहीं, n की जगह 2 आ गया तो 2 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये कब होगा, जब कैसा मैट्रिक्स है आपका 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। अगर ऑर्डर 3 हो जाए, ऑर्डर कितना हो जाए, क्योंकि दो, यही दो तो आपको पढ़ना है, तो अगर 3 होगा तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a और यहां पे a की पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। और ऐसा हमने पढ़ा भी था, याद करो, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, पढ़ा था क्या। तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वही किसका होगा, एडजॉइंट का होगा। हाँ है ना, क्लियरिटी है यहां तक का, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। अब यहां से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, इस जगह से और जो आपने पहली प्रॉपर्टी बनी थी वहां से, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे उसको हम देखते हैं आगे। आगे बढ़े, ठीक। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए और कोफैक्टर मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस है क्या ज्यादा, अगर दोनों का डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो सेम आएगा, मगर वहां पे देखो क्या दे रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1। यानी अगर मेरे पास 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट दिया है तो उसके एडजॉइंट का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 माइनस 1 यानी 3 के इक्वल। क्लियर है, यहां तक का समझ में आया। चलिए ठीक है, कुछ पूछ रहे थे बेटा, यहां पे n कैसे आया, ठीक है, इसके बारे में यहां पे बताया ना मैंने, देखो क्या ये पता है आपको, हाँ वहीं से लिए। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी,
अब मान लो कि इसी पे बात कर रहे हैं, मैं ये जान गया कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो ये a है, ये a को रिप्लेस कर दिया मैंने एडजॉइंट ऑफ a से। किससे रिप्लेस कर दिया? तो जब मैं इसको एडजॉइंट ऑफ a से रिप्लेस करूंगा, यानी कि आपसे इसका डिटर्मिनेंट पूछ लिया जाता है, एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू। ठीक है, क्या पूछा गया? डिटर्मिनेंट ऑफ a आपको दे दिया गया और किसका वैल्यू पूछा है? एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप मान के चलो कि एडजॉइंट ऑफ a जो है वो b है। कितना है? अगर ये वाला टर्म अगर b हो जाए, ठीक है, अगर ये वाला टर्म आपका b हो जाएगा तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ, बस b निकालना है। और एडजॉइंट ऑफ b किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर n-1, हाँ है ना? मगर b क्या है? एडजॉइंट ऑफ, और यहां ऑलरेडी n-1 आ चुका है। और एडजॉइंट ऑफ a को मैं क्या लिख सकता हूं? डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर, और इसकी पावर भी क्या है? तो क्या मिली पावर? n-1 की पावर 2 होल स्क्वायर आया। क्या क्लियरिटी है? समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ऐसे करके एडजॉइंट दिया जाता और r टाइम्स में दिया हुआ है, कितने टाइम से दिया है? r टाइम्स, तो इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a n-1 और इसकी पावर r ऐसे निकाला जाएगा। मतलब 4 डिटर्मिनेंट है तो n-1 की पावर 4 हो जाएगा, है ना? ठीक है, देखो इससे ऑर्डर डिसाइड करेंगे। ये जो n है ये क्या बता रहा है? ऑर्डर ऑफ a बोल दो, चलेगा। ये क्या दे रहा है? ऑर्डर ऑफ a। ये जो r है, इस r को मैंने क्या डिफाइन किया? ये r क्या बता रहा है मुझे? नंबर ऑफ एडजॉइंट, हाँ है ना? तो r जो है वो नंबर ऑफ एडजॉइंट बताएगा और जो वहां पे n आ रहा है वो क्या बता रहा है? ऑर्डर बता रहा है। क्लियरिटी है? ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब डिटर्मिनेंट जब आप लोगे उस पर भी क्वेश्चन है, और जब डिटर्मिनेंट नहीं लोगे, अभी आपने क्या देखा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। बात समझ में? इसमें तो डिटर्मिनेंट लिया था, अब डिटर्मिनेंट नहीं लेंगे तो क्या होगा? तो नेक्स्ट हम उसकी बात करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मान लो आपको ऐसा बोल दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 2 है, ऑर्डर ऑफ a इज 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। बता सकता हूँ क्या? क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 और रेज टू दी पावर 4, ऐसा होगा क्या? n-1 तो 2 हो गया, और ये क्या है? हाँ, तो ये 2 की पावर कितना हो गया? ऐसा हो जाएगा। अब अभी तो 2 है, अभी क्या है दोनों में? मगर ऐसा गलती मत कर देना कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर 4 कर देना। वैसे तो पावर क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, मगर ऐसे नहीं कि यहाँ डिफरेंट नंबर लेके फिर इसे मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 2 की पावर 3 की पावर 2 ऐसा टर्म दिया है और 2 की पावर 3 की पावर 2 दिया है, दोनों अलग अलग चीज़ें, तो कई बार बच्चा ना यहाँ से कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये दोनों सेम
है या नहीं है? नहीं है। ये क्या है? 2 की पावर 9 और ये क्या है? 2 की पावर 6। ऐसा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा यहां तक का समझ गए? आगे बढ़े? चलिए ठीक है। फोर्थ हम क्या देख रहे हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। इसका वैल्यू क्या होगा? अभी देखो डिटर्मिनेंट नहीं आया, इससे पहले क्या आया था? डिटर्मिनेंट आया था। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? पहले हम ये देखते हैं कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा है कि नहीं? अब मैं क्या चाहता हूं? एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए क्या किया जाए? ये जो ए है अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं किससे? रिप्लेस बाय एडजॉइंट ऑफ ए से, क्योंकि 2 बार एडजॉइंट चाहिए, अब वो तो यही मिल सकता है। अब इसके लिए इस ए को क्या बनाना पड़ेगा? एडजॉइंट ए। तो मैंने रिप्लेस कर दिया। जैसे ही रिप्लेस करूंगा तो ये पहला वाला ए क्या बन जाएगा? ऐसा बनेगा। सेकेंड वाला क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। क्या यहां तक का समझ में आया? ए को किससे रिप्लेस कर दिया? एडजॉइंट ऑफ ए से। क्लियर है? मैं क्या चाहता हूं, अब क्या निकालना चाहता हूं कि इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा। क्लियरिटी है? समझ में आया यहां तक का? अब ये देखो, इसका मतलब जब मैंने ए को रिप्लेस किया तो यहां पे भी चेंज होगा और यहां पे क्या बन जाएगा? ऐसा होगा कि नहीं? चलिए ठीक, क्योंकि इसका वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं और मैं क्या जानता हूं कि ये किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ, ये देखो ये क्या है? n-1। ऐसा है क्या? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। क्लियरिटी है? ठीक है। अब आप क्या करो, इस पूरे टर्म को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहां पे आने वाला जो ये एडजॉइंट ऑफ ए है ये हट जाए, तो इसे हटाने के लिए मैंने क्या किया? इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया विथ ए। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई विथ ए करोगे तो क्या मिलने वाला है यहां से हमें? ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया तो ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और क्योंकि इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ या ना? क्या यहां तक का समझ में आ गया? ठीक है। अब आप देखो इसका वैल्यू आप जानते हो क्या? यहां पे तो ये किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, और ये क्या बन गया? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब क्योंकि ये एक नंबर है, ये क्या एक नंबर है, तो जैसे 2a को अगर आप b से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उसे 2 टाइम्स ऑफ ए बी भी लिख सकते हो, ये भी सही है। और आप इसे a टाइम्स ऑफ 2b भी लिख सकते हो, ये भी सही है, क्योंकि स्केलर नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आपको क्या करना है? 2a का मतलब क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ a इज मल्टीप्लाइड बाई 2। अभी आपने क्या ये 2 निकाल के इस b से मल्टीप्लाई कर दो, तो ईच एलिमेंट ऑफ b इज मल्टीप्लाइड बाई, भाई मल्टीप्लाई आपस में करोगे फिर से वो 2 आ ही जाएगा। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है? आपने ये देखो यहां पे जो टर्म है इस टर्म को हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी a मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? ठीक है, अब आइडेंटिटी का मतलब समझो। जैसे हम जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 1 क्या दे देता है? फिर से 2 ही दे देगा, है कि नहीं? 3 मल्टीप्लाई 1 क्या दे देगा? इसी तरह से आइडेंटिटी का काम है। आइडेंटिटी क्या करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करता है? अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है तो आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाती है जो पहले से थी। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है कि आप एक बार करके देखना कि ऐसा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से कौन सा मैट्रिक्स दे देगा? जो है, तो यहां पे आपके पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए।
और यहाँ पे क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, फिर अब मैं क्या कर दूं, यहाँ पे इसे डिवाइड कर दूं। देखो ये वाला टर्म यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ a विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 2 हो गया। और ये किससे मल्टीप्लाई है, a से। देखो ये एक नंबर है, ये पूरा क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना डिटर्मिनेंट, मगर ये क्या एक मैट्रिक्स है। यानी एडजॉइंट ऑफ a जो है ये किसके इक्वल होगा, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 2 और मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ऑफ a। ठीक है, फिर से मेरे पास दो केसेस आ गए। एक केस किसके लिए हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के केस में जब आप एडजॉइंट ऑफ a निकालोगे तो आप देखो यहाँ पे आप 2 पुट करोगे कि नहीं, 2 माइनस 2 कितना बन गया, 0। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल हो गया, मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, अगर आप 3 क्रॉस 3 की बात करो तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में एडजॉइंट ऑफ a जो होगा वो क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a का 3 माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a से। ठीक है, तो ये हो गया। इसीलिए कह रहा हूं कि देखो एक ही चीज है, एक बेसिक चीज है, और उससे ही आप देखोगे कि आपके 10-15 एक्सप्रेशन बना दिए गए। तो इसमें भी वही चीज है। हाँ, समझाना है कहां से, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है, इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई a। तो हमने इस वाले टर्म को a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो a आपको यहां दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, यहां पे भी a दिख रहा है, दोनों से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, और फिर मैंने यहां पे प्रॉपर्टी लगा दी जो इनिशियली मैं जानता हूं। ठीक है, हाँ हाँ, क्या बेटा, ये वाले स्टेप में, इसके ऊपर वाले में, हाँ इसमें आइडेंटिटी का मैंने बताया ना, आइडेंटिटी क्या कर देगा, जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स दे देगा। तो a और in मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा, a दे देगा। यहां पे ये वाला टर्म और ये मल्टीप्लाई होगा फिर से क्या दे देगा। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। आप एक बार करके लेके आना, नहीं तो मैं कल आपको दिखाऊंगा कि आइडेंटिटी को जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको। क्लियरिटी है यहां तक का? ठीक, अभी नेक्स्ट क्लास में ना आपके नोट से चेक होंगे सभी के, बीच में आपको गैप मिल रहा है। ठीक है, जितने भी नोट्स बनाए, डिटर्मिनेंट हम अब एंड पे पहुंचने वाले हैं, मे बी लास्ट लेक्चर जो होगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें डिटर्मिनेंट अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 80% 90% आप पढ़ चुके हो, तो नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके आप मॉड्यूल बना पाओगे। सही है, हाँ हाँ, 1 मिनट, हाँ रिप्लेस बाय एडजॉइंट ऑफ ए, 1 मिनट बेटा, हाँ ये वाला टर्म एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस हुआ, ये ए एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस हुआ। ठीक है, इतना, हाँ 1 मिनट, अच्छा मेरे से बाद में पूछ लेना। हाँ, ये आपका होमवर्क है, मॉड्यूल से है होमवर्क। कहां से है?
अभी अब मॉड्यूल ट्राई करना एडजॉइंट वाले क्वेश्चन। डीपीपी एक्सरसाइज, डीपीपी में डीपीपी 1 हो चुका है। प्रॉपर्टी ऑफ डीपीपी 3 शायद प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, वो आप बना के लेके आओगे, ठीक है। और मॉड्यूल के क्वेश्चन जितने आपसे बन जाए आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो ठीक है, इतना ही कर रहे हैं।